हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल इस्टेट एडवाइज़र। तो जैसा आप लोगों की डिमांड थी कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं उन पर मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊं। ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंडिपेंडेंट हाउसेस के लिए मैंने रिकमेंडेशन दी थी। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। मैं रियल इस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो फिर शुरू करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट प्लान है। फेज़ 1 जो कि जेवर एयरपोर्ट है उसके आसपास डेवलप किया जाएगा और फेज़ 2 में ये आगरा के इंडस्ट्रियल एरिया तक स्ट्रेच होगा, जो कि 2041 का मास्टर प्लान है। अभी फेज़ 2 की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो फेज़ 1 है उसका डेवलपमेंट बहुत स्लो रहा है। अथॉरिटी ने 2009 में पहली एलोकेशन की थी और डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर आज के डेट में ना के बराबर डेवलपमेंट है। एक बार मैं वहाँ पर प्लान क्या क्या है अथॉरिटी की तरफ से उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इंडस्ट्रियल एरियाज़ प्लान्ड हैं, कुछ कॉमर्शियल एरियाज़ प्लान्ड हैं, रेजिडेंशियल तो हमारा है ही, इंस्टीट्यूशनल एरिया भी प्लान्ड है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, स्पोर्ट्स सिटी हो या फिल्म सिटी हो, और इसकी प्रॉक्सिमिटी यस एयरपोर्ट से तो करीब है ही। अब अगर बात करें तो किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएंगी, तो स्टील बेस्ड कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्लॉट ओन करती हैं, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हों या एफएमसीजी के भी कुछ कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज़ डालेंगी। और ये जो एरिया है आगे आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्ट का हब होने वाला है, क्योंकि जो नोएडा एयरपोर्ट है वो फोकस करेगा कार्गो प्लेन्स पर। तो हाँ, अगर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री होगी और आगे फिर चीज़ें यहाँ से शिप की जाएंगी। अगर ये सारा डेवलपमेंट हो जाता है जैसा कि अथॉरिटी का प्लान है, तो हाँ एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे वर्कर्स चाहिए होंगे। उन वर्कर्स को रहने के लिए घर चाहिए होगा, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स चाहिए होंगे, और पूरी फैमिली को शॉपिंग करने के लिए सेंटर चाहिए होगा। जैसा कि मैंने बताया, फिल्म सिटी है ही, डेडिकेटेड कॉमर्शियल स्पेसेस भी हैं, कुछ मिक्स लैंड यूज़ के पार्सल्स भी हैं। एक बार मैं इनका मास्टर प्लान आपको गो थ्रू कराऊंगा इसी वीडियो में। अब ले चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पर। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एडा का वाउचर जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए है। अगर प्लॉट्स के ऑप्शंस की बात करें तो ये सेक्टर 16, 17 और कुछ सेक्टर 20 में भी हैं। सेक्टर 20 यमुना एक्सप्रेसवे के करीब में पड़ता है और यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। एप्लीकेशन के एंड डेट की बात करें तो ये है 1 सितंबर और ड्रॉ 18 अक्टूबर को निकलेगा। ये कई बार पोस्टपोन भी होता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर डेट्स लिख दी गई हैं वही डेट्स हैं। अगर सेक्टर 16 की बात करें तो ये थोड़ा सा पीछे वाला सेक्टर पड़ता है। तकरीबन जो हाईवे है हमारा, एक्सप्रेसवे है, उससे 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो 120 स्क्वायर मीटर, 162, 200 और 300 स्क्वायर मीटर्स के प्लॉट्स के 808 ऑप्शंस हैं। सेक्टर 17 और 20 जो कि कंपैरेटिवली क्लोज़र हैं एक्सप्रेसवे के, यहाँ पर बड़े प्लॉट्स के भी अच्छे खासे ऑप्शंस हैं, 200 स्क्वायर मीटर के हों या 500 या 162 स्क्वायर मीटर्स के हों। तो यही ऑप्शंस हैं। अगर सबको कंक्लूड करें तो हमारे पास तकरीबन 1200 प्लॉट्स के ऑप्शंस निकल करके आते हैं, जिनकी की स्टार्टिंग प्राइस तकरीबन 30 लाख से लेकर के 5 CR तक की है। किस तरीके के प्लॉट्स आप चूज़ कर सकते हैं? अगर आप सेक्टर 20 वाले एरियाज़ के आसपास के देखें तो मेरे हिसाब से 200 या 300 स्क्वायर मीटर तो कम से कम आपको रखना चाहिए। मतलब तकरीबन 50 लाख के आसपास का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए। यहाँ पर बड़े प्लॉट्स ज़्यादा डिमांड में रहेंगे क्योंकि जो मिडिल मैनेजमेंट है या अपर मैनेजमेंट है जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा,
वो कोशिश करेगा एक इंडिपेंडेंट हाउस में रहने के लिए या तकरीबन बड़े घर में रहने के लिए, तो एक अच्छा रेंटल या रीसेल मिल सकता है। तो कोशिश करें कि हाँ एटलीस्ट 200 या 300 इवन 500 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स लें। यहाँ पर छोटे प्लॉट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हाँ सेक्टर 16 में कुछ ऑप्शंस हैं काफ़ी छोटे प्लॉट्स की, जो कि तकरीबन 30 लाख के आसपास की आती हैं। तो मेरे हिसाब से आप अवॉइड कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ऑल्दो आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करें 200 या 300 स्क्वायर मीटर वाली। अगर आगे देखें तो हाँ यहाँ पर पीएलसी भी लगेगी। अगर आपका पार्क फेसिंग या ग्रीन बेल्ट फेसिंग है तो 5%, कॉर्नर वाला प्लॉट है तो अगेन 5%, अगर विड्थ 18 मीटर से ज़्यादा है तो अगेन 5% का पीएलसी देना होगा। यहाँ पर जो 17.5% के आसपास के जो यूनिट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं उन फार्मर्स की जिनसे कि ये लैंड एक्वायर किया गया था, और कुछ यूनिट्स हैं जो यहाँ पर कॉमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ओन करते हैं, उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं। वो तकरीबन 5% है, मे बी जो उनके टॉप मैनेजमेंट हो वहाँ पर उनके लिए रखा गया है कि वो उनको कंस्ट्रक्ट करके फिर अपने एम्प्लॉय को दे पाएँ। बट जो लोअर सेगमेंट है या मिड सेगमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा ऑफ़र नहीं करता। तो ऐसे केस में जो मैंने बताया कि हाँ 200 या 300 स्क्वायर मीटर वाले जो प्लॉट्स हैं वो ज़्यादा वैल्यू रखेंगे। तो अगर नीचे आए और पेमेंट मेथड ऑनलाइन कर सकते हैं आप, या आरटीजीएस कर सकते हैं, या आप ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अलॉटमेंट प्रोसेस टोटली ड्रॉ के बेसिस पर है, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑलरेडी 18,000 के आसपास आ चुकी हैं, सिर्फ 1200 के आसपास के प्लॉट के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट अगर पेमेंट ऑप्शंस की बात करें तो यस, पेमेंट ऑप्शन हमारे पास 3 हैं, बट मेरे हिसाब से जो ऑप्शन 1 है जिसमें आपको 90 डेज़ के अंदर पूरा पैसा अथॉरिटी को देना होगा, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप उस पर लोन करा करके आप इधर रिबेट एंजॉय कर सकते हैं और पूरा पेमेंट उधर दे सकते हैं। क्योंकि जो बाकी के ऑप्शंस हैं 50%, 30%, जो पार्ट पेमेंट कहते हैं हम उसे, तो 10% के आसपास उन्होंने ईयरली इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है, और कुछ केसेस में तो ये 13% तक चला जाता है। तो मेरे हिसाब से पर्सनल लोन विल डू मच बेटर दैन दीज ऑप्शंस। बट हाँ, आप होम लोन ले लें, ज़्यादा बेहतर है, आपको चीपर इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा और आप उस पर टैक्स वगैरह का रिबेट भी एंजॉय कर सकते हैं। ये अगेन 90 ईयर की लीज़ पर है और लीज़ रेन्यू होती है। आपको लीज़ का जो एग्रीमेंट अमाउंट है विच इज़ अराउंड 5% ऑफ द टोटल वैल्यू, वो वापस से पे करना होता है। तो आपका लीज है वो अगेन 90 ईयर के लिए एक्सटेंड हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अथॉरिटी ओसी के 3 साल तक आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी। अगर आपने 3 साल के बाद भी डेवलपमेंट नहीं किया है तो चौथे साल पर 4%, 5वें पर 5% और छठे पर 6% जो आपका टोटल वैल्यू है प्लॉट का, वो आपको एज अ पेनाल्टी देना होगा, जो कि इंश्योर करेगा कि जो भी वहाँ पर प्लॉट होल्ड करते हैं वो डेवलपमेंट करें। हाँ, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होने के अलावा आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कोई नॉर्म्स नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑलरेडी वहाँ पर कोई प्लॉट या फ्लैट ओन ना करते हों, तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं आ सकते। बेसिकली आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। और अगर आप किसी कोटा के थ्रू जा रहे हैं, चाहे फार्मर्स कोटा हो या इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल कोटा हो, तो उसका आपको प्रूफ दिखाना होगा। तो इस फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट यू गाइज कैन रीड इट आउट इन डिटेल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और यू कैन रीच मी वाया Google Forms mentioned in the description of this video। अब वापस आते हैं कि हमें क्यों खरीदना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ प्लांट हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग होंगे वो यहाँ पर रहना पसंद करेंगे और यहीं पर उनका एक इकोसिस्टम बनेगा। अथॉरिटी यहाँ पर
बहुत मेहनत कर रही है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी। तो जो इनका भी क्राउड है, इनका भी एक अलग इकोसिस्टम होगा जो कि यहीं पर रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल चीज़ें डिमांड करेगा, ठीक ठाक सा रेंटल और रीसेल दे करके जाएगा। अथॉरिटी ये भी कहती है कि यहाँ पर कुछ ऐसी जेड हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जहाँ पर वो आईटी या बीपीओ की कंपनीज आएंगी। मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बहुत बड़ी डील क्रैक नहीं हुई है कि वहाँ पर टीसीएस, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट या छोटी से लेकर के बड़ी कंपनी कोई भी वहाँ पर लैंड वगैरह एक्वायर किया हो। तो ये जो एरिया है बहुत सेंट्रिक होगा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर एयरपोर्ट है वो कार्गो बेस्ड एयरपोर्ट होगा। तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो यहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो हाँ, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह हैं इन ये डिमांड में रहेंगे अगर जैसा अथॉरिटी ने कहा है, जो प्लान में दिखाया है, अगर वो एग्जीक्यूट कर दिया तो। अब आते हैं हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके कॉन्स क्या क्या हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास में एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से बहुत बड़ा पुश मिलेगा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पर प्राइवेट डेवलपमेंट्स हैं जैसे गौर का डेवलपमेंट है वो ही सफिशिएंट है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड को मीट करने के लिए। अगर फिल्म सिटी की बात करें तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की है फिल्म सिटी के लिए, बट बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला नहीं है। बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया है। अगर ये फिल्म सिटी चल भी पड़ती है तो भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बूस्ट नहीं देगा। अगर आप स्पोर्ट्स सिटी की वजह से लेना चाहते हैं तो मुझे अगेन लगता है कि जो बुद्धा सर्किट है वो बहुत बड़ा फेलियर रहा है और ये भी कोई बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश नहीं देगा। लेकिन हाँ, आगे आने वाले टाइम में जब ये चीज़ें धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअलाइज होंगी, जब धीरे धीरे इनका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके की जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे। अगर हम रेट्स और इनके रीसेल वैल्यूज़ की बात करें तो हाँ, तकरीबन 20,000 का रेट अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है और रीसेल में सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में 30,000 स्टार्टिंग रेट है और किन्हीं केसेस में 40,000 तक भी रेट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अलॉटमेंट हो गया तो फॉर श्योर यू विल बी मेकिंग 30% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। बट यहाँ पर एक कैच है, अथॉरिटी अलाउ नहीं करती कि आप ओसी आने से पहले अपनी जो यूनिट है वो किसी को सेल कर पाएँ या किसी और के साथ सेल डीड एग्जीक्यूट कर पाएँ, क्योंकि अथॉरिटी को इशू करना होता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और कुछ फीस भी डिमांड करते हैं वो एज एन ट्रांजैक्शन चार्जेस। 2009 के जो अलॉटीज़ हैं फर्स्ट अलॉटमेंट के, उन्हें अथॉरिटी एनओसी इशू कर देती है, बट जो पिछले साल के अलॉटीज़ थे या और जो पुराने अलॉटीज़ हैं उनके लिए एनओसी इशू नहीं होता। तो अभी ब्रोकर्स एक गलत काम क्या करते हैं कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं एट द इन्फ्लेटेड प्राइस ऑब्वियसली। फिर लोन में इशू होता है, एक अच्छी वैल्यू नहीं मिल पाती, ना तो बायर को ना तो सेलर को, दोनों ही डिससेटिस्फाइड रहते हैं। मैं जो ग्रेटर नोएडा के हों या एडा के हों या नोएडा के जो ब्रोकर्स हैं उन पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, मे बी इन सम सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर्म, विल सी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओसी आने से पहले मैं इसे सेल आउट कर दूंगा तो आपको शायद बहुत अच्छी वैल्यू ना मिले, आपको होल्ड करना होगा एटलीस्ट 5 ईयर्स। इन द बेस्ट केस अगर आप 6 से 7 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। आप हरियाणा के आउटर एरियाज़ में जाते हैं, दिल्ली के आउटर एरियाज़ में जाते हैं किसी इंडस्ट्री के आसपास रेजिडेंशियल यूनिट लेने के लिए, जैसे कि अभी खड़खौदा वाला बहुत चल रहा है, कुरुक्षेत्रा वाला बहुत चल रहा है, वहाँ भी ऐसा ही सीन है। 5 से 7 साल लगेगा वहाँ के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में, और वो ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बट ये है। और ये सेफ इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि जो 2009 से लेकर के अभी तक इश्यूज देखे हैं अथॉरिटी ने वहाँ पर डेवलपमेंट करने में, गवर्नमेंट चेंज हो जाना बार बार, इससे डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है।
जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनका कोर्ट में जाना और लिटिगेशंस वगैरह में चीज़ें जाना, फिर प्राइजेस का रिवाइज होना, काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स थे जो कि अब अथॉरिटी ने पास कर लिए हैं उन्हें। आई थिंक कि अब ये ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट आगे स्मूथली चलेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है यूपी में एक स्टेबल गवर्नमेंट होना। आगे आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करेगी। अगर आप डिसएग्री करते हैं या आपको लगता है कि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है तो आई थिंक ये फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े स्टेट में सत्ता परिवर्तन होना और भी जो नई गवर्नमेंट आती है उनकी प्रायोरिटीज़ फिर दूसरी हो जाती हैं और ये फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। जो मेरी एनालिसिस कहती है कि हाँ, गवर्नमेंट यही कंटिन्यू रहेगी और अगर अगले 5 साल भी यही कंटिन्यू रह जाती है तो यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि जो आगे आने वाला जो गवर्नमेंट होगा, अगर मान लीजिए इसके बाद भी गवर्नमेंट अगर चेंज भी होती है तो इसे ठंडे बस्ते में डाल नहीं पाएगी, क्योंकि अथॉरिटी अपना काम कर चुकी होगी। जो इंडस्ट्रियल्स या कॉमर्शियल अलॉटमेंट्स हैं वो कर चुकी होगी, तो जो वहाँ के इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर बसना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट का स्टेबल होना है ये आज के डेट में बहुत प्लस पॉइंट देता है। इसीलिए ही इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स आया है यहाँ के प्लॉट्स का। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट वैल्यू परचेज है विद सम एस्टेरिक्स ओवर इट, जो मैंने आपको कॉन्स बताए इसके, और गवर्नमेंट का स्टेबल या अनस्टेबल होने वाली बात बताई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने एडा के एक्सप्लेनेशन में जस्टिस किया हो। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, जो एग्जिस्टिंग अलॉटीज़ हैं उनके साथ शेयर करें, अपने को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।